बात करेंगे देहरादून की। यहाँ मालदेवता इलाके में आई आपदा के कई दिन बाद अब धीरे धीरे हालात सुधर रहे हैं। सांग नदी पर बने पुल के एक हिस्से पर पुश्ते का निर्माण कर दिया गया है, जिससे पुल पर छोटे वाहनों की आवाजाही भी अब शुरू हो गई है। ये तस्वीरें 19 अगस्त की हैं, जब देहरादून के मालदेवता इलाके में आपदा आई थी। इसी आपदा की भेंट सांग नदी पर बना एक पुल चढ़ गया था। पुल का करीब 40 मीटर हिस्सा टूटकर नदी में समा गया था। आपदा के कई दिन बाद पुल के एक हिस्से का निर्माण कर दिया गया है, मगर अभी यहाँ सिर्फ छोटे वाहनों की आवाजाही शुरू हो पाई है। 19 तारीख को देहरादून के मालदेवता और सरखेत में आई आपदा की वजह से ये पुल का आधा हिस्सा बह गया था और ये तकरीबन 40 मीटर का हिस्सा था जो पूरी तरह से टूट गया था। हालांकि ये पुल का पार्ट नहीं था, सड़क का जो पुश्ता पार्ट था वो पूरी तरह से यहाँ टूट गया था और जो आवाजाही थी वो बंद हो गई थी। ये तकरीबन 40 मीटर का हिस्सा है जो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था और यहाँ से नदी का जो बहाव था वो पूरी तीव्र गति से निकल रहा था। लेकिन क्योंकि 19 तारीख से लेकर यदि 24 तारीख तक की बात की जाए तो यहाँ पर टेम्परेरी तौर पर पुल का निर्माण किया जा रहा था और अभी भी आप देखेंगे तो यहाँ पर जो मशीनें हैं पीडब्ल्यूडी विभाग की, जेसीबी हो या तमाम जो अन्य मशीनें हैं वो उनसे लगातार पुल निर्माण का काम किया जा रहा है। हालांकि कल देर रात यहाँ पर छोटे वाहनों की आवाजाही शुरू कर दी और आप देख रहे हैं, देखिए जो छोटे वाहन वाले हैं, बाइक स्कूटी वाले, वो लोग यहाँ से निकल रहे हैं। ये पुल देहरादून के आसपास के लोगों की आवाजाही का मुख्य जरिया है। इससे लोग जॉलीग्रांट एयरपोर्ट की तरफ जाते हैं। जाहिर है पुल तैयार होने से लोगों ने भी राहत की सांस ली है। जितने भी शहर में आने वाले लोग हैं सब इसी पुल का प्रयोग करते थे, पर लेकिन इस आपदा में ये पुल एकदम ही बह गया, जिसके कारणवश लोगों मतलब काफ़ी गांव हमारे क्षेत्र से कट चुके थे और उन्हें कम से कम 30-35 किलोमीटर घूम के वापस देहरादून आना पड़ रहा था। ये टेम्परेरी तौर पे ये पुल शुरू हो चुका है। दिक्कत तो बहुत हुई, लेकिन ऐसा है कि चलो जल्दी इन्होंने काम कर दिया कि 5-6 दिन में ही छोटी गाड़ियों के आने जाने के लिए बना दिया है। बस उससे हमें बहुत फ़ायदा मिला। पीडब्ल्यूडी कर्मचारियों ने 5 दिन के भीतर पुल का निर्माण किया। अभी यहां से छोटे वाहनों की आवाजाही शुरू हो गई। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से पंकज राणा की रिपोर्ट। तो देखिए, उत्तराखंड में नशे का काला कारोबार बहुत बड़े पैमाने पर फैल चुका है। एक तरफ सरकार ने नशे के खिलाफ अभियान शुरू किया, तो वहीं संत भी अब मांग कर रहे हैं कि नशाखोरी पर लगाम लगाई जाए। अगर समाज में ये बुराई फैल रही है तो सारे समाज के लिए ये निंदनीय है। नशे के खिलाफ एक मुहिम होनी चाहिए, सरकार को चलानी चाहिए, लेकिन 1-2 दिन लगा था कि सरकार इस नशे को बंद करेगी, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ। यहाँ के कुछ प्रमुख लोग इस नशे की प्रवृत्ति को संरक्षण दे रहे हैं। उत्तराखंड, जहां देवताओं का वास माना जाता है, ये सिर्फ एक पहाड़ी राज्य नहीं बल्कि ये देश के करोड़ों हिंदुओं के लिए आस्था का केंद्र है। मगर कुछ लोग इन दिनों देवभूमि के युवाओं की रगों में जहर घोल रहे हैं। ये जहर है नशे के उस काले कारोबार का, जिसे बंद करने की मांग अब संत भी उठा रहे हैं। प्रशासन को इस पर सख्ती से एक्शन लेना चाहिए। आज हमारे युवा वर्ग में स्मैक, शराब, गांजा का इतना प्रचार हो रहा है, प्रशासन की आंखों के नीचे सब कुछ हो रहा है, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं एक्शन हो रहा है। तो संत समाज भी इससे क्रोधित है और मैं यहाँ के जिला अधिकारी और एसएसपी से ये मांग करता हूँ कि ऐसे जो तत्व हैं उनके ऊपर सख्ती से एक्शन होना चाहिए। किसी भी प्रकार की कोई सिफारिश किसी की नहीं माननी चाहिए। वो किसी भी दल से संबंधित हो, किसी भी व्यक्ति कोई कितने प्रभावशाली हो। पिछले कुछ साल के बाद देवभूमि में नशे का कारोबार काफी बढ़ा है। प्रदेश के कई जिलों में युवा नशे की चपेट में हैं। पूर्व सीएम हरीश रावत भी इसके खिलाफ पैदल यात्रा की बात कर रहे हैं। नौजवानों के भविष्य को देखते हुए मैंने तय किया है कि एक दिन मैं 6 घंटा पैदल चलूँगा। जो यहाँ बढ़ती प्रवृत्ति है और जिस तरीके से प्रशासन और शासन तथा यहाँ के कुछ प्रमुख लोग इस नशे की प्रवृत्ति को संरक्षण दे रहे हैं। धर्म नगरी हरिद्वार भी नशे के काले कारोबार से अछूती नहीं। ड्रग्स माफिया ने इस धार्मिक शहर को भी नशे की गिरफ्त में लेना शुरू कर दिया है। इसका खुलासा कई बार पुलिस की छापेमारी के दौरान हो चुका है।
एनडीपीएस एक्ट में भी जो सूखा नशा होता है उस पर भी हमारी टीम काम कर रही है और सफलताएं भी मिल रही हैं और एक ये डायनेमिक प्रोसेस है। लगातार इसमें जो प्लेयर्स हैं वो आते रहते हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। नशे के खिलाफ धामी सरकार भी बड़ी मुहिम चला रही है। देवभूमि को ड्रग्स फ्री स्टेट बनाने को लेकर बड़ा अभियान शुरू हुआ है। एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स बनाई गई है। सरकार की कोशिश है कि उत्तराखंड को 2025 तक ड्रग फ्री स्टेट बनाया जाए। एबीपी गंगा के लिए हरिद्वार से रोहित की रिपोर्ट। बात करेंगे नोएडा से आई इस वक्त की बड़ी खबर की। भीषण आग से अफरा तफरी का माहौल है। सेक्टर 80 में गद्दे की फैक्ट्री में आग लगी है और आग लगने के बाद ये देखिए तस्वीरें, ये ऊंची ऊंची लपटें दिखाई दे रही हैं। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। आग पर काबू पाने की कोशिश जारी है, लेकिन विकराल रूप है आग का, इतना आसान नहीं है। गद्दा फैक्ट्री में आग की तस्वीरें आप देख रहे हैं। नोएडा से इस वक्त की बड़ी खबर। और चलिए आगे बढ़ेंगे और इस वक्त की बड़ी खबर बता दें आपको मुरादाबाद से। यहां जिंदा जलकर 5 लोगों की मौत हो गई है। 3 मंजिला मकान में आग लगने से हड़कंप मचा। घर में फंसे 5 लोगों की मौत हो गई, 7 को बचाया गया। हादसे में 2 महिलाओं और 3 बच्चों की जलकर मौत हो गई। दरअसल ये आग टायर कारोबारी के घर में नीचे बने गोदाम में लगी थी, जहां लगी आग ने पूरे घर को अपनी चपेट में लिया। बताया जा रहा है कि परिवार में शादी थी जिसकी तैयारियों के लिए ये लोग आए हुए थे। हालांकि हादसे की वजह अभी तक साफ नहीं हो पाई है, जांच जारी है। मौके की तस्वीरें भी आप देखिए किस तरीके से ये आग लगी। 3 मंजिला मकान में ये आग लगी। बताया जा रहा है कि परिवार में शादी थी जिसमें शामिल होने के लिए कई लोग घर में मौजूद थे और इस आग में 5 लोगों की जिंदा जलकर जान चली गई। मुरादाबाद के असालतपुरा इलाके का ये वो मकान है 3 मंजिला जिसमें आग लगी और आग की वजह से इसमें जो परिवार था वो फंस गया और 5 लोगों की मौत हुई है, जबकि 7 लोगों को बचा लिया गया। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो टायरों का गोदाम था, जो स्क्रैप था, उसमें आग लगी और आग लगने के बाद इतनी भयंकर आग थी कि ऊपर तक जो मंजिलें थी उसमें आग फैल गई और उसके बाद जो इलाके के लोगों ने कोशिश की लोगों को निकालने की। हालांकि 7 लोगों को बचा लिया गया, लेकिन जो 5 लोग थे परिवार के उनकी मौत हो गई है, जिसमें से 3 बच्चे हैं, 2 महिलाएं हैं। यहाँ परिवार के कुछ लोग हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। ये बताइए क्या नाम है आपका? अरहम। अरहम, आपका कौन लोग थे आपके घर के परिवार के जो आग लगी? नानी, बहनें और मामी। क्या हुआ, किस तरह से आग लगी? कुछ नहीं पता, बस हम निकल के गए थे घर से और इतनी देर में खबर आ गई कि आग लगी और अब हम यहाँ पे ही हैं। अच्छा, बस हम आग बुझाने में लगे थे। आपकी बहन कहाँ से आई हुई थी? शादी थी घर में, तो आए हुए थे, सब कल शादी है तो उसके लिए रानी खेत से और हल्द्वानी से सब तरफ से आए हुए थे मेहमान घर पे। तो ये जो आग लगी, नीचे क्या काम होता था? यहाँ काम नहीं होता था, बस माल रखा रहता था, गोदाम था हमारा। तो गोदाम में आग लगी किस वजह से? क्या शॉर्ट सर्किट हुआ या किस वजह से आग लगी? इस बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, अगर मे भी शॉर्ट सर्किट ही होगा रीज़न। तो जिनकी मौत हुई है उनमें आपकी वालिदा हैं, बहन हैं? और वालिदा का लास्ट ईयर हो गया, वालिद का 2 मंथ पहले हो गया, उसके बाद फिर ये 5 हो गए। 2 साल में 7-8 इंतकाल हो गए घर में हमारे। आज कौन कौन थे घर में इनके? नानी, मामी, बहनें और भाई एक छोटा। अच्छा, देखिए ये परिवार के साथ जो सदमा हुआ है, बहुत बड़ी घटना हुई है, 5 लोगों की मौत हुई है। आप देख सकते हैं कि पूरे इलाके के लोग जो हैं उन्होंने कोशिश की, सीढ़ियाँ लगाने के बाद लोगों को बचाने की कोशिश की, लेकिन क्योंकि आग बहुत भयंकर थी और क्योंकि काला धुआं जो था वो फैला हुआ था चारों तरफ, तो इस पूरे मकान में, क्योंकि कंजेस्टेड इलाका है, घनी आबादी है, फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को आने में भी काफ़ी देर लगी और 5 गाड़ियाँ जो है फायर ब्रिगेड की वो यहाँ पर पहुँच पाई, क्योंकि तंग गली है और यहाँ पर लोगों ने आसपास के इलाके से जो सीढ़ियाँ थी वो आप देख सकते हैं कि ये सीढ़ियाँ जो है पास के मकान से इस मकान पर उतारी गई, जोड़ी गई, लंबाई बढ़ाई गई और उसके बाद जिन लोगों को बचा सकते थे उनको बचा लिया गया, लेकिन इस घटना में जो है 5 लोगों की मौत हुई है। वैदुर रहमान, एबीपी न्यूज़ नेटवर्क, मुरादाबाद। सालतपुरा थाना गल शहीद में एक बिल्डिंग में आग लगी। 3 मंजिले की बिल्डिंग थी। बेसमेंट में आग लगने की वजह से वहाँ पे 5 कैजुअल्टी हुई है और 7 लोग को पुलिस टीम और फायर टीम ने मिलके सेफली निकाल लिया है और यहाँ पर बाकी हम विधिक प्रक्रिया कर रहे हैं। 3 मंजिला मकान है जो ग्राउंड फ्लोर है, उस पर स्टोर बना रखा था, उसमें आग लगी है
अब एग्जैक्ट कारण तो भी नहीं बताया जा सकता, क्योंकि अभी इस प्राथमिकता ये है कि जो लोग मृतक हो गए हैं उनका पोस्टमार्टम कराया जाए। बाकी हम लोग इस पर भी देख रहे हैं कि कोई और हॉस्पिटल में एडमिट नहीं, अभी तक की जानकारी के हिसाब से नहीं है। 7 लोगों को सुरक्षित बाहर भी निकाल लिया गया है। तो बाकी उसके कारण क्या थे उसके बारे में 5 लोगों की मौत हुई। 5। वहीं इस हादसे को लेकर मुरादाबाद सांसद ने दुख जताया है। यूपी सरकार से मुआवजा और सरकारी नौकरी की मांग भी की है। परिवार पूरा खत्म हो गया। किस तरह से आग लगी इसकी तो जांच होनी चाहिए। शॉर्ट सर्किट हुआ या कोई बात थी। फिर इस घर के अंदर चंद दिनों बाद शादी भी होनी थी। उत्तराखंड में आज से 29 अगस्त तक आफत का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। पर्वतीय इलाकों में अगले 4 दिन भारी बारिश का अलर्ट जताया गया है। मौसम विभाग ने आकाशीय बिजली की आशंका भी जताई है, लेकिन सबसे ज्यादा टेंशन 28 और 29 अगस्त को लेकर है। इन दोनों दिन देहरादून, टिहरी, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत, पिथौरागढ़ और बागेश्वर जिले में बहुत भयंकर बारिश का अनुमान जताया गया है। तो एक बार फिर से मौसम विभाग की तरफ से उत्तराखंड के कई जिलों के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया गया है और विशेष तौर पर पौड़ी, टिहरी, नैनीताल, बागेश्वर ये वो जिले हैं जहां पर भारी बारिश का येलो अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है। पर्वतीय इलाकों में अगले 4 दिन भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। जो 4 दिन है वो काफी चुनौतीपूर्ण होने वाले हैं। साथ ही साथ आकाशीय बिजली की भी आशंका जताई है और 28 और 29 अगस्त 2 दिन जिलों में भयंकर बारिश का अनुमान मौसम विभाग की तरफ से जताया गया है। चलिए सीधा रुक करते हैं हमारे सहयोगी विनोद का और जानकारी लेते हैं कि देहरादून से मौसम विभाग की ओर से किस तरीके का अलर्ट है विनोद, और किस तरीके की तैयारियां हैं, क्योंकि देखिए अभी तो सैलाब का सितम हमने देखा, वहां पर चीजों को संभाला ही जा रहा था कि येलो अलर्ट फिर से है। बिल्कुल, देखिए मौसम विभाग की ओर से भारी बारिश का अलर्ट जारी करते हुए प्रशासन को ये भी एक निर्देश दिए गए हैं कि चौकन्ना रहे, क्योंकि अभी तक जो मालदेवता और तमाम टिहरी के इलाकों में जो आपदा आई थी उसमें अभी तक रेस्क्यू ऑपरेशन भी पूरा नहीं हो पाया है। तमाम जो लापता लोग हैं उनको खोजने का क्रम जारी है, लेकिन ऐसे में अगले 4 दिनों के लिए भारी बारिश का अलर्ट एक बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकता है, जिसके चलते तमाम एहतियात बरतने के निर्देश यहाँ पर प्रशासन को दिए गए हैं। इसके अलावा टिहरी हो, चंपावत हो, बागेश्वर, पिथौरागढ़, नैनीताल, देहरादून समेत जितने भी पहाड़ी जनपद है उसके साथ साथ मैदानी इलाके हैं वहाँ पर बारिश अपना कहर बरपा सकती है, क्योंकि जितने भी ऊपरी पहाड़ी इलाकों में जहाँ भूस्खलन जैसे खतरा मंडराता रहता है वहाँ पर उन स्थानों को चिन्हित किया गया है। वहाँ पर जेसीबी या तमाम अन्य उपकरणों के माध्यम से वहाँ पर विशेष निगरानी रखने के भी निर्देश दिए गए हैं। साथ ही साथ जहाँ पर बारिश होगी, जो जनपदों में बारिश का अलर्ट जारी किया है वहाँ पर विशेष निगरानी और जिला अधिकारियों को विशेष सतर्कता बरतने के भी निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो जितने भी राजमार्ग हैं उन पर मार्ग अवरुद्ध होने के कारण जो दिक्कतें होती थी लोग आम जनमानस को, उनकी सहूलियत के हिसाब से जल्द रास्ता खुल पाए उनके लिए भी विशेष तैयारी की जा रही है, क्योंकि 4 दिनों के लिए भारी बारिश का अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया है। तो एहतियात और सावधानी बरतने के भी निर्देश दिए गए हैं, क्योंकि अभी अगर बात करें तो पिछले सप्ताह जिस तरह से मालदेवता और टिहरी के कुछ इलाकों में आपदा के कारण काफ़ी लोगों की जानें गई, कई लोग अभी भी लापता हुए हैं, तो एक सबक भी है और एक ऐसी स्थिति भी पैदा ना हो ताकि ऐसी ही स्थिति अगले 4 दिनों में भी हो। तो उस लिहाज से सतर्कता और एहतियात बरतने के भी निर्देश यहाँ प्रशासन को दिए गए हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो शासन की तरफ से सभी जिलाधिकारी और जितने भी एसपी हैं उनको विशेष एहतियात बरतने के निर्देश दिए हैं। अगर रास्ते बाधित होते हैं तो जल्द से जल्द वो रास्ते खोलने का भी क्रम जारी रखे। इस तरीके के तमाम निर्देश जिलाधिकारी और एसएसपी को दिए गए हैं। लेकिन येलो अलर्ट जहां पर रेस्क्यू का काम भी चल रहा है और मौसम खराब हो जाएगा तो किस तरीके से चीजें मैनेज हो। देखिए देहरादून से खबर है, यूके SSSC पेपर लीक मामले में एक और गिरफ्तारी की खबर मिल रही है। पंतनगर यूनिवर्सिटी के रिटायर्ड अधिकारी को गिरफ्तार किया गया है। नाम है दिनेश चंद जोशी। एसटीएफ ने इन्हें गिरफ्तार किया है। परीक्षा की आउटसोर्स कंपनी के लोगों के साथ इनका मिलना हुआ था। उसके बाद हल्द्वानी के आसपास के स्टूडेंट्स को इन्होंने पर्चे बेचे थे अच्छी खासी रकम लेकर के। इनका नाम भी सामने आया और एसटीएफ ने इन्हें गिरफ्तार किया है।
और देखिए उधर यूके SSSC पेपर लीक मामले को लेकर कांग्रेस भाजपा सरकार पर हमलावर है। पूर्व सीएम हरीश रावत इसे लेकर पैदल यात्रा निकालने जा रहे हैं। उधर सीएम धामी का कहना है कि पेपर लीक में जो भी शामिल होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। भर्ती घोटाले में कोई भी होगा तो अगर वो कहीं आ रहा होगा तो उसको बचने का कोई सवाल ही नहीं है। ये हाकिम सिंह संस्कृति जो है भाजपा की पहचान बन गई है। उत्तराखंड यूके SSSC पेपर लीक मामले में गिरफ्तारियां तो हो रही हैं, मगर सवाल यह है कि उत्तराखंड में होने वाली आगामी परीक्षाएं क्या बगैर गड़बड़ी के संपन्न हो जाएंगी। हालांकि सीएम धामी कह रहे हैं कि पेपर लीक मामले में सरकार किसी को भी नहीं बख्शेगी। भ्रष्टाचार का, पेपर लीक का, अन्य जो घोटाला जैसी चीज़ आई है इसकी पुनरावृत्ति न हो, उसके लिए हम सख्त कदम उठाएंगे और जांच को हमने कहा है तेज करने के लिए। ये जांच में कहीं कोई कमी होगी तो अगर कोई और विकल्प भी खुले हुए हैं, लेकिन पहले हम देख रहे हैं कि अगर हमारी स्टेट की एजेंसी जांच कर रही है, अगर वो सारे काम कर लेती है तो हम उस पर। जहाँ सचिव की बात है, मैंने कहा कि जो भी सचिव ही नहीं, भर्ती घोटाले में कोई भी होगा तो अगर वो कहीं आ रहा होगा तो उसको बचने का कोई सवाल ही नहीं है। पेपर लीक मामले के बाद प्रदेश सरकार लगातार विपक्ष के निशाने पर है, तो वहीं मुख्यमंत्री का कहना है कि आरोपी चाहे कितना भी प्रभावशाली हो, उस पर कार्रवाई होगी। उत्तराखंड की आत्मा को मार रहे हैं, उत्तराखंड को के राज्य के भावना को मारने का काम कर रहे हैं। इन्हें जो नौकरियों में जो है भ्रष्टाचार पनपाया है, ये हाकिम सिंह संस्कृति जो है भाजपा की पहचान बन गई है। मुझे बड़ा आश्चर्य है कि सारे भाजपा के लोगों का सम्मिलित आशीर्वाद ऐसा लगता है कि हाकिम सिंह के सर पर है। कोई नेता है ही नहीं उनका जिसका फोटो उसके साथ नहीं है। बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ जिन्होंने किया है, हमारे बेटियों के साथ, बेटों के साथ, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर इन्होंने अकूत धन संपत्ति कमाई है इस 2 नंबर के काम से, इस गलत काम से, तो उसको जब्त होना चाहिए। हमने निर्देश दिया है कि और उन पर जो कठिन से कठिन, कठोर से कठोर धाराएं हो सकती हैं, उन सभी धाराओं पर मुकदमा भी दर्ज। सीएम धामी के बयान से साफ है कि पेपर लीक मामले के जितने भी आरोपी हैं, उन पर कार्रवाई का चाबुक चलेगा। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से विनोद कुमार के साथ हरिद्वार से रोहित सिखोला की रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।